हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में हम लोग कर रहे हैं अपना नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें हम जो है सेकंड टॉपिक उसका कर रहे थे और सेकंड में भी 2.3 हम कर चुके हैं, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 की। 1815 में जब नेपोलियन को डिफीट किया तो उसके बाद कंजर्वेटिव्स जो थे उनका राज आया और उन्होंने किस तरह से जो भी नेपोलियन के टाइम पीरियड में चेंज हुए थे उन सबको वापस एज इट इज़ कर दिया। ठीक है, और किस तरह से उन्होंने फ्रांस के चारों तरफ छोटे छोटे किंगडम एक्स्ट्रा बना दिए ताकि डायरेक्ट कोई भी अगर इस तरह से नेपोलियन जैसा कोई पर्सन अगर आता है, कोई रेवोल्यूशनरी आता है, तो वो डायरेक्ट ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन और रशिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक ना करे, उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कई सारे चेंजिंग किए और उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने जो प्रेस थी उसके ऊपर सेंसरशिप के कानून ज़्यादा बढ़ा दिए ताकि लोग जो हैं वो उनके अगेंस्ट कुछ भी ना बोल पाएँ। दोबारा से मोनार्क सिस्टम एक तरह से आप कह सकते हो वहाँ पे लागू हो गया था। ठीक है, जो भी रेवोल्यूशनरीज थे या जो भी डेमोक्रेसी को लेने के लिए लोग बड़े ज़्यादा अग्रेसिव रहते थे, उन सबको वहाँ बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, उनको पनिश किया गया, उनको आप ये कह सकते हो कि एक तरह से वो लोग अंडरग्राउंड हो गए डर के मारे। ठीक है, आगे रेवोल्यूशनरी के बारे में बता रहे हैं 2.4 आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 12 पे आपको दिखेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द year following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। अब क्या हुआ कि 1815 में मैं बता चुकी हूँ कि नेपोलियन के बाद कंजर्वेटिव्स फिर से आ गए थे, या आप कह सकते हो कि मोनार्क सिस्टम फिर से एस्टेब्लिश हो गया था। तो होने क्या लगा कि अब वो रेवोल्यूशनरीज़ को दबाने के लिए हर तरह के प्रयास किए। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिबेल हुआ था, उसको दबाने के लिए हर तरह से अंग्रेज़ों ने जो भी तरीके अपनाए लेकिन उनको दबाने की कोशिश की थी। ठीक है, इसी तरह से वहाँ भी चल रहा था, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई, लोग जो है वो सीक्रेट सोसाइटी बना रहे थे। सीक्रेट सोसाइटी जैसे अपने यहाँ से रिलेटेड ही आप करके उसको देख सकते हैं। अपने यहाँ जैसे एक भगत सिंह, राजगुरु, इनकी भी सीक्रेट सोसाइटीज़ थी। छुप छुप के काम करते थे ये लोग, गवर्नमेंट से छुप छुप के काम करते, अपने लिए अपनी नेशनल फीलिंग्स को स्प्रेड करने के लिए पैम्पलेट छपवाते, न्यूज़पेपर छपवाते। ठीक है, कहीं कहीं पे इस तरह से पर्चे छपवा देते, रात रात में जाकर कहीं पे उन्हें पेस्ट कराते सारी जगह पे। तो इस तरह की जो काम है ये रिवोल्यूशनरीज करते थे और यूरोप में भी इस तरह का काम होने लगा। ठीक है, लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी और कई तो अंडरग्राउंड हो गए। जो रिवोल्यूशनरी थी उनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत पकड़ने की कोशिश करी थी, तो वो लोग अंडरग्राउंड हो गए और अंडरग्राउंड होकर अपना प्रोसेस चलाते रहे। ठीक है, अब रिवोल्यूशनरी जो थे आप ये कह सकते हो कि वो क्या चाह रहे थे, उनकी मांगें क्या थी। जो वो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी थी, उन सीक्रेट सोसाइटीज़ की मांग क्या थी, वो क्या चीज़ चाह रहे थे। तो पहली मांग उनकी थी commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress। उनकी पहली मांग यही थी कि जो मोनार्कियल फॉर्म चली है वियना ट्रीटी कांग्रेस के बाद, जो वियना में मैंने कहा था ना एक मीटिंग हुई थी इन 4 देशों की जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, और उन्होंने एक ट्रीटी करी थी, एक संधि साइन की थी। उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजिंग नेपोलियन के टाइम में हुए थे वो एज इट इज़ कर दिए गए थे, यानी कि उन चेंजों को नहीं माना गया था। नेपोलियन से पहले जैसा सब कुछ चल रहा था, बर्बो डायनेस्टी थी, वही सब वापस कर दिया गया था। तो पहला यही कह रहे थे कि मोनार्कल सिस्टम जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और वो क्या कह रहे थे, आगे उनका मानना था कि हाँ, यानी एक तो वो मोनार्कियल जो सिस्टम था उसको ख़त्म करना चाह रहे थे और दूसरा वो चाह रहे थे कि जो इनका ना यूनिफिकेशन होना चाहिए, ये अलग अलग तरह से ना हो, नेशन स्टेट बन जाए एक अपना, यानी सारे के सारे जो किंगडम में अलग अलग बिखरे हुए थे ये सब एक स्टेट बन जाए। फ्रीडम चाह रहे थे ना वो, तो वो चाह रहे थे सब एक स्टेट बन जाएगा, जब एक बन जाएगा तो हम डेमोक्रेसी ला सकेंगे। रिवोल्यूशनरी की ये इच्छा थी। आगे आ रहा है हाँ, एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी थे जो इटली के
थे, इनका नाम अभी भी पढ़ोगे आप, और नेक्स्ट जो इनका टॉपिक आएगा उसमें भी बहुत ज़्यादा, यानी कि जब आप कहोगे ना यूनिफिकेशन ऑफ इटली आएगा उस टाइम पे भी आप इसे पढ़ोगे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में गिजुपी मेज़ेनी, बहुत फेमस नाम है गिजुपी मेज़ेनी, ये आप हमेशा पढ़ोगे आगे आने वाले टाइम में। इटली का जब यूनिफिकेशन हुआ था, यानी सारी इटली जो एक हुई थी, कब अभी बाद में जब इटली पूरी की पूरी एक हो जाएगी और वो जो टुकड़े थे उसके वो सब मिक्स होके एक बन जाएंगे ना, तो वो टाइम पीरियड में भी गुजुपी मेज़ेनी का ये जो सीक्रेट सोसाइटी बनी थी इसमें बहुत रोल था। गुजुपी मेज़ेनी कौन थे? गुजुपी मेज़ेनी एक इटली के इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है, और इनका जन्म जो है वो जेनेवा में हुआ था, जेनेवा में 1807 में। अच्छा, इनके बारे में एक बड़ी फेमस बात है कि इन्होंने, ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, और वो सीक्रेट सोसाइटी क्या करती थी? नेशनलिज्म की फीलिंग लाती थी लोगों के अंदर, ठीक है, और यूनिफिकेशन की भी, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले ये चाहा था कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में सारे देश बटे हुए हैं वो सब एक हो जाए, अलग अलग किंगडम्स ना बने, बल्कि एक पूरा बड़ा नेशन बन जाए, यूनिफिकेशन चाहते थे, ठीक है। तो ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी, इन्होंने, इनके लिए एक स्पेशल बात ये कही जा रही है कि इन्होंने 24 ईयर्स की एज में इनको एक्सेल कर दिया था। एक्सेल करना होता है देश से निकाल देना, ठीक है। एक्सेल करना मतलब देश से निकाल देना। और इनको क्यों एक्सेल कर दिया गया था? क्योंकि ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, और उसका नाम था कार्बोनारी, ठीक है, ये रहा कार्बोनारी उसका नाम था, जिस सोसाइटी के ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। तो इसीलिए, क्योंकि मोनार्क जो थे वो इनसे चिढ़ते भी इसलिए थे क्योंकि ये फ्रीडम चाह रहे थे, ये नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर जा रहे थे। तो 24 ईयर, बहुत छोटी सी एज में ही इनको एक्सिल कर दिया था। तो ये इधर उधर घूमते थे पर अपने जगह पे, अपने देश में नहीं आते थे, नेटिव प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद है 1831 में क्या हुआ कि 1831 में इनको देश से निकाल दिया गया, यानी इनको एक तरह से देशद्रोही आप कह सकते हो, वो बना दिया गया था, मान लिया गया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने, ये अंडरग्राउंड हो गए, इन्होंने बहुत सारी इस तरह से सोसाइटीज़ बनाई, और उनकी 2 सोसाइटी जो थी, तो बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़, पर 2 बहुत फेमस है। पहली इन्होंने बनाई थी यंग इटली, जो मर्सेल में है। मेर्सेल्स कहाँ पे है? मेर्सेल्स अब फ्रांस में है, ठीक है। पहली इन्होंने बनाई यंग इटली, और दूसरी इन्होंने बनाई यंग यूरोप। पहली यंग इटली, दूसरी यंग यूरोप। यंग इटली जो है वो फ्रांस में है, ठीक है, और यंग यूरोप कहाँ पे बनाई थी इन्होंने? स्विट्ज़रलैंड में, बर्ने स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और भी कंट्रीज़ जो आजू बाजू के, इनकी इसको देख के कि देखो कितना सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रहा है, देश में रेवोल्यूशनरी ला रहा है। तो आपको पता है नहीं कि फ्रांस में जो होता था उसका सारा इफेक्ट दूसरों पे भी पड़ता था। मतलब एक देश में, वहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत नज़दीक है और एक दूसरे से बहुत इफेक्टेड है। तो एक जगह पे जो हो रहा है वो, अब इटली में जो हो रहा था उसका सारा असर दूसरी जगह भी पड़ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। पहली थी यंग इटली जो फ्रांस में थी, मेर्सेल्स में। दूसरी उन्होंने बनाई यंग यूरोप जो बर्ने में थी, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और इनको देख देख के दूसरे कंट्रीज़, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट, ये सबके दिमाग में इसी तरह से सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी, ठीक है। मेज़ेनी जो थे वो क्या विश्वास करते थे? उनका मानना था गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। उनका मानना था कि जो ईश्वर है ना, भगवान है, उसकी मर्जी के अनुसार ही सारे स्टेट जो हैं वो बनाए हुए हैं नेचुरली। ईश्वर ने, यानी भगवान ने अपनी मर्जी से सारे अलग अलग स्टेट जो है वो बनाए हुए हैं, उनको हमें एक करके रखना चाहिए, इनका ऐसा मानना था। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यूड बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट ऑफ किंगडम। तो इसीलिए इटली में छोटे छोटे राज्य और छोटे छोटे प्रदेश, छोटी छोटी ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा बड़ा किंगडम होना चाहिए था, ठीक है। उनका ये मानना था कि भगवान ने सबको नेचुरली अलग अलग किंगडम दे के भेजा है, तो हमें उसी के अनुसार ही रहना चाहिए। मतलब हम अलग अलग क्यों होए? अगर इटली को भगवान ने एक बनाकर भेजा है तो हमें इसके अलग अलग टुकड़े नहीं करने चाहिए, ठीक है। इट हैड टू बी formed into a single unified republic within a winter alliance of nation, ठीक है। इसीलिए वो चाहते थे कि
सब एक साथ हो जाएं और एक साथ इकट्ठा होकर एक डेमोक्रेटिक स्टेट बने। इटली जो है वो चाहते थे कि इटली के जितने छोटे 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 टुकड़े हो रखे हैं वो सब इकट्ठे हो जाए और एक जो है डेमोक्रेटिक किंगडम बन जाए, ठीक है। उसके बाद आता है दिस यूनिफिकेशन अलोंग कुड बी the base of Italian liberty. Following his model, secret society were set up in Germany, France, Switzerland, Poland, Mazzini. उन्हीं की इस चीज़ को फॉलो करते हुए ही सभी कंट्रीज़ जो थे, जैसे जर्मनी था, फ्रांस था, स्विट्ज़रलैंड था, पोलैंड था, उनमें भी अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है वो बनने लगी, ठीक है। और वहाँ पे भी क्या होने लगी, डेमोक्रेसी की मांग होने लगी। मिज़ेनी relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened होता है एक तरह से डरा देना, है ना, द कंजर्वेटिव्स। और जो गिजुपी मज़ोनी थे, इनके विचारों ने एक तरह से मोनार्क जो थे उनको डरा दिया था, क्योंकि ये उनके बहुत अगेंस्ट थे। इनके बारे में मेटरनिक, याद है आपको मेटरनिक, मैंने बताया था ड्यूक मेटरनिक, जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी तो मैंने ड्यूक मेटरनिक की आपको बात बताई थी कि कौन थे ड्यूक मेटरनिक। ट्रीटी ऑफ वियना में बताया था कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, और वो बोलते बहुत हैं, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने कोई ना कोई कमेंट कर रखा है। तो जो गिजुपी मज़ोनी थे, सीक्रेट सोसाइटी के रेवोल्यूशनरीज थे, उनके बारे में भी इन्होंने कहा द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि जो गिजुपी मज़ोनी है वो हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, यानी सोसाइटी में जो सिस्टम चल रहा है उसके लिए एक खतरनाक दुश्मन है। अब सोशल ऑर्डर में आप क्या मानोगे, सोशल ऑर्डर में कि जो उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्लास सिस्टम चल रहा था, अपर क्लास मिडिल क्लास चल रहे थे ना, कंजर्वेटिव, फिर मिडिल क्लास लिबरल जिसे बोलते हैं, या फिर पुअर पीजेंट्स, तो उनके लिए ये एक खतरा था, क्योंकि ये सबको क्या कर रहा था, एक करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। मैंने आपको रिवोल्यूशनरीज के बारे में बताया। रिवोल्यूशनरी कब से, जब 1815 में चारों बड़ी स्टेट्स ने, बड़ी कंट्रीज कह लो आप, इन्होंने पर्शिया, ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया, और फिर से कंजर्वेटिव या मोनार्क सिस्टम जो था वो वहाँ पे लागू हुआ। फिर से बर्बो डायनेस्टी फ्रांस में लागू हुई। उसके बाद जो लोग थे जो कि अभी भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाकर अपने अंदर रेवोल्यूशनरी की भावना, अपने अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग्स को जगा रहे थे, और उनमें जो फेमस हमने इसमें पढ़ा वो गिजुपी मज़ोनी, जो इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, जिन्हें 24 ईयर्स में ही एक्सेल कर दिया गया था कंट्री से, ठीक है। उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बड़ी फेमस बनाई थी, एक यंग इटली जो मार्सेल फ्रांस में है, दूसरी यंग यूरोप जो बर्ने स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और इनके बारे में इनका मानना ये था कि गॉड ने सबको नेचुरली जो है अलग अलग स्टेट बना रखे हैं, हमें अपने इटली को यूनिफाइड करना चाहिए, एक बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। और इनके बारे में जो फेमस बात ड्यूक मेटरनिक ने कही वो ये कि ये जो पर्सन है ये बहुत डेंजरस हैं, किसके लिए, सोशल ऑर्डर के लिए, ठीक है। ड्यूक मेटरनिक कौन थे, ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ठीक है, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना में हेड का रोल किया था, ओके। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो है चैप्टर नंबर 1 में ही थर्ड पार्ट, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 1848। आपकी बुक का पेज नंबर 13 नेक्स्ट में आप निकाल के रखिएगा, ओके। टिल देन थैंक यू।